बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, एक्स रेज के पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्स रेज की प्रोडक्शन किस तरह से होती है, लेकिन आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एक्स रेज की टाइप्स क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, इसी लेक्चर के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होती है। उसके एंड पर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो एक्स रेज प्रोड्यूस हुई थी वो दो टाइप्स की थी, और मैंने एक ग्राफ बनाया था जिसको मैंने आज दोबारा आप लोगों के सामने यहाँ पर बना दिया। इस ग्राफ में आप लोग देख रहे हैं कि एक्सरेज दो किस्म की है। एक ये कॉन्टिन्यूस सा ग्राफ है हमारे पास, और एक है पीक्स वाला ग्राफ है। इन पीक्स वाले ग्राफ को हमने बोला था ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है, और ये जो ग्राफ है इनमें जो एक्सरेज आ रही है उसको हमने बोला था कि ये कॉन्टिन्यूस एक्सरेज है। तो आज हम देखेंगे कि इन दोनों को पैदा करने की असल क्या वजह है एटॉमिक स्केल पर। यानी हम देखेंगे व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पीक या कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज एंड व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूस एक्सरेज। तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को देखते हैं, यानी पहले देखते हैं कि ये वाली लाइंस क्यों आ रही ग्राफ के ऊपर। तो इसलिए हम पहले देखेंगे ओरिजिन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज वो होती है जिनकी स्पेसिफिक वेवलेंथ है। यानी आप देख रहे हैं आपको ये वाली वेवलेंथ मिल रही है, ठीक है, एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ है ना, तो ये वाली वेवलेंथ मिल रही है और फिर ये वाली वेवलेंथ मिल रही है, फिर उसके दरम्यान में ये गैप है। ये वाली वेवलेंथ आपके पास कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो फिर ये वाली हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज आ रही है। तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो है वो क्या होती है, वो ग्राफ के ऊपर कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स होती है जो पीक के तौर पर हमें नजर आ रही होती है। दीज एक्सरेज कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ। कुछ खास वेवलेंथ्स होती है, सारी वेवलेंथ्स नहीं होती इसमें, चंद एक वेवलेंथ्स होती है, और स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज भी कह सकता हूं मैं, एंड हेंस कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। अब कैरेक्टरिस्टिक इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम लोगों ने ये ग्राफ बनाया, सपोज करिए ये ग्राफ है टंगस्टन के लिए, जब हम लोगों ने टंगस्टन की बजाय ये ग्राफ मोलिब्डेनम के लिए बनाया तो वो बिल्कुल डिफरेंट था। उसमें भी पीक्स थी, उसमें भी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज थी, लेकिन जो वेवलेंथ्स ये एमिट कर रहा है ना कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के तौर पर, जो मोलिब्डेनम था वो कोई और वेवलेंथ्स एमिट कर रहा था, जो टंगस्टन है वो कोई और करता है। ठीक है, तो डिफरेंट मेटल से जब आप एक्सरेज प्रोड्यूस करेंगे आप देखेंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज डिफरेंट होंगी। जब हर एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज डिफरेंट होंगी तो यही एक्सरेज उनकी आइडेंटिफिकेशन की वजह भी बन सकती है, क्योंकि सबकी डिफरेंट है। जैसे आपकी शनाख्ती कार्ड का जो नंबर होता है वो सबका डिफरेंट होता है और वही आपकी पहचान होती है। तो इस तरह से हर मेटल की जो एक्सरेज है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है, वो डिफरेंट होती है, तो वो उनकी पहचान भी बन सकती है, तो वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज एलिमेंट्स के काम आ सकती है। Characteristic X-rays are different for every element. That's why they are used in identification of elements. तीसरी बात जो आप लोगों ने याद रखनी है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के बारे में वो ये है कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का जो ग्राफ है, स्पेक्ट्रम है, वो लाइन स्पेक्ट्रम है। देखना लाइंस आ रही हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए ये कॉन्टिन्यूस आप भूल जाएं तो यहां पर आपके पास लाइंस होंगी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की। उसके बाद अब देखते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्यों प्रोड्यूस हो रही है, एटम के अंदर ऐसा क्या हो रहा है। तो कॉज ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। जो कॉज ऑफ प्रोडक्शन आपके जहन में आ सकता है वो ये है कि यार एटम फोटॉन्स तो एमिट करता है, ये हम लोगों ने पढ़ा हाइड्रोजन के केस में। जब हम हाइड्रोजन को एक्साइट करते हैं इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पर चला जाता है और फिर वो डी एक्साइट होकर जब वो निचले लेवल पर आता है, ये जो ट्रांजिशन होती है, इस ट्रांजिशन के नतीजे में हमारे पास रेडिएशन एमिट होती है, और इन रेडिएशन को हम लोगों ने चैप्टर नंबर 20 के स्टार्ट में पढ़ा भी था। लेकिन आपने नोट किया होगा कि हाइड्रोजन में वो जो रेडिएशन एमिट हुई थी, वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनी थी, वो तीन किस्म की थी। वो इंफ्रारेड थी, विजिबल लाइट थी और अल्ट्रावायलेट थी। यानी मैक्सिमम जो आपको एनर्जी मिली हाइड्रोजन के केस में वो अल्ट्रावायलेट है। तो हाइड्रोजन एक्सरेज प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो कौन एक्सरे प्रोड्यूस कर सकता है? अगर हम इस ट्रांजिशन के हिसाब से देखें तो वो एलिमेंट्स जो हैवी एलिमेंट्स होंगे उनकी ऑर्बिट्स में एनर्जी गैप इतना ज्यादा होगा कि वो एक्सरेज प्रोड्यूस कर सकती हैं ट्रांजिशन के नतीजे में। लेकिन हाइड्रोजन, क्योंकि उसका एनर्जी गैप दो ऑर्बिट्स के दरमियान बहुत कम है, तो वो एक्सरेज प्रोड्यूस नहीं कर सकती। द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो जो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने पढ़ा हायर से लोअर जो जंप करता है इन द हाइड्रोजन या फिर और अदर लाइट एलिमेंट्स, रिजल्ट्स इन एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। उनके नतीजे में स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं किस रीजन में? इन इंफ्रारेड, विजिबल एंड यूवी रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वजह क्या है, इन रीजन्स में क्यों बन रही है? क्योंकि एनर्जी गैप बहुत कम है ड्यू टू स्मॉल एनर्जी डिफरेंसेस इन द ट्रांजिशन लेवल। तो वो जो एनर्जी डिफरेंस है, वो एनर्जी गैप है, इतना कम है कि जो आम ट्रांजिशंस होती है ना एटम्स के अंदर,
वो एक्स रेज प्रोड्यूस नहीं कर सकती। यानी कि आम जो हमारे पास ट्रांजिशंस होती हैं वो ट्रांजिशन आउटर शेल ट्रांजिशन होती है, यानी कि जब आप किसी एटम को एक्साइट करते हैं तो उसको सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होकर ऊपर चला जाता है, एक्साइट हो जाता है। तो यहां से मैं इसको देखूंगा ट्रांजिशन तो है, लेकिन कौन ट्रांजिट कर रहा है, कौन जा रहा है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, तो इसे कहेंगे आउटर शेल ट्रांजिशन। तो आउटर शेल ट्रांजिशन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास एक्सरेज प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो फिर कहां एक्सरेज प्रोड्यूस हो सकती है? याद रखिएगा, एक्सरेज या कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज आर प्रोड्यूस ड्यू टू इनर शेल ट्रांजिशन। आउटर शेल ट्रांजिशन की बजाय इनर शेल ट्रांजिशन करेंगे तो फिर एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे। लेकिन अब ये इनर शेल ट्रांजिशन है क्या? इमेजिन करिए मैं एक इलेक्ट्रॉन बहुत हाई एनर्जी से इसकी तरफ फेंकता हूं। ये इलेक्ट्रॉन मैं कैसे इसको ज्यादा एनर्जी दूंगा? ये कल का आर्टिकल था जिसमें हम लोगों ने कैथोड और एनोड पढ़ा था ना, तो वो हाई पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करता था टुवर्ड्स द मेटल। तो अब ये मेटल की बजाय हम उसका सिर्फ एक एटम स्टडी कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा एनर्जी से आएगा और ये बहुत ज्यादा एनर्जी से जब आएगा तो ये आखिरी शेल तक पहुंचेगा, यानी इनर शेल्स जो ऑलरेडी पूरे के पूरे फिल्ड हैं, कंप्लीटली फिल्ड है, वहां तक पहुंच जाएगा क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है। जब ये वहां पहुंचेगा ये उसको जाकर हिट करेगा। हिट करने पर इसने उसको फेंक दिया इधर, इजेक्ट कर दिया। देखिए इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, यानी इस इलेक्ट्रॉन ने इसको जाकर हिट किया, नतीजे में ये इधर निकल गया और ये जो इंसिडेंट फोटोन था ये भी ऐसे स्कैटर्ड होकर अपनी डायरेक्शन चेंज करके निकल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को समझे कि आपने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट करवाया, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया, लेकिन कहां से? आउटर ऑर्बिट्स में से नहीं, जैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि आउटर शेल्स में से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होता है, जैसे हाइड्रोजन के केस में। लेकिन यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां हम इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे रहे हैं कि वो अंदर वाले ऑर्बिट्स में जाकर इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करे। ऐसा हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड है और अंदर वाले जो शेल्स हैं उनके दरमियान एनर्जी का गैप इतना ज्यादा है कि एक्सरेज प्रोड्यूस होने का चांस है। इस वजह से हम अंदर वाले शेल में ट्रांजिशन प्रोड्यूस करेंगे। जब यहां से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा तो इसकी जगह क्या रह जाएगा? इलेक्ट्रॉन की एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। उस वैकेंसी को क्रिएट जो हो गई है उसको फिल करने के लिए ऊपर से इलेक्ट्रॉन फौरन आकर इसको फिल करेगा वैकेंसी को। जैसे वो इलेक्ट्रॉन वैकेंसी को फिल करेगा तो एक फोटोन एमिट होगा, लेकिन क्योंकि एनर्जी डिफरेंस इतना ज्यादा था तो फोटोन भी उतना ज्यादा एनर्जी का प्रोड्यूस होगा। तो हमने देखा वो जो फोटोन था वो इतनी ज्यादा एनर्जी का था कि वो एक्सरे फोटोन। तो यूं हम इनर शेल्स में ट्रांजिशन करके उनको फिल करके एक्स रेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इनर शेल ट्रांजिशन क्या होती है? इन हैवी एटम्स, हैवी एटम होना चाहिए, मेटल होनी चाहिए ताकि उसके इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हो अच्छे खासे। इन हैवी एटम्स द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड, ये तो हमें मालूम है, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर डिस्प्लेसमेंट। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीटली फिल्ड है ना शेल्स, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत मुश्किल है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर देयर डिस्प्लेसमेंट। आफ्टर एक्साइटेशन when an atom returns to its normal state, photons of large energy यानी कि X-rays are emitted। तो जब वैकेंसी क्रिएट होती है और उसको आकर ऊपर वाले शेल्स में से इलेक्ट्रॉन्स आकर फिल करते हैं तो वो हमारे पास फोटोन रिलीज होगा। लेकिन जैसे आउटर शेल ट्रांजिशन में फोटोन रिलीज होता था वो तो बहुत कम एनर्जी का था, मैक्सिमम इंफ्रारेड, विजिबल या अल्ट्रावायलेट तक चला जाता था। लेकिन यहाँ क्योंकि इनर शेल ट्रांजिशन से एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है, तो जब इलेक्ट्रॉन आकर फिल करेगा तो हमारे पास जो रेज बनेगी वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होंगी और वो एक्स रेज रीजन में फॉल कर रही होंगी। अब यहाँ पर हम दो चीजें मजीद देखेंगे कि के अल्फा एक्स रेज क्या होती है और के बीटा एक्स रेज क्या होती है। के अल्फा को पहले समझते हैं। इमेजिन करें यही के शेल था, आपने के शेल में से एक वैकेंसी क्रिएट कर दी, यानी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया के में से, इधर शो कर देते इसको, ठीक है। आपने के में इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो अब ऊपर से आकर कोई इसको फिल करेगा ना। इमेजिन करें आपने के में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और साथ एल जो है बिल्कुल एडजेसेंट ऊपर वाला जो ऑर्बिट है उस शेल में से इलेक्ट्रॉन आकर के को फिल कर देगा, यानी वैकेंसी कहां क्रिएट की? के में, और उसको फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? एल में से, बिल्कुल साथ वाले में से। तो इस एक्सरे को हम कहेंगे के अल्फा। के का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कहां से निकला है? के से। अल्फा बता रहा है इलेक्ट्रॉन कहां से आया? साथ वाले से, बिल्कुल साथ कौन सा शेल था? एल शेल, ठीक है ना। तो के क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन कहां से गया, और अल्फा क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन फिल करने कहां से आया। तो अगर अल्फा है तो साथ वाले से है, बीटा है तो एक छोड़कर आया होगा, गैमा है तो दो छोड़कर तीसरे शेल से आएगा, ठीक है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। के अल्फा एक्स रेज क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के शेल प्रोड्यूसेस अ वैकेंसी इन के शेल। इफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम L shell jumps to occupy the hole,
अगर वो वैकेंसी जो क्रिएट हुई है K में, उसको बिल्कुल साथ वाला यानी कि L जो है वहां से इलेक्ट्रॉन आकर फिल करे, द एमिटेड एक्सरे इज कॉल्ड K अल्फा एक्सरे। फिर उसे कहते हैं K अल्फा एक्सरे। K अल्फा में दो नाम है, K अल्फा। K क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकला कहां से, अल्फा क्या बता रहा है इलेक्ट्रॉन फिल करने कहां से आया। ठीक है, और अगर उस एक्सरे को K अल्फा कहना तो उसकी फ्रीक्वेंसी को भी K अल्फा कहूंगा। ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी FK अल्फा। ये इक्वेशन आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने बहुत थ्योरी में पढ़ी कि HF इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जीज बिटवीन ऑर्बिट्स। तो ये HF K अल्फा। तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्या होगा, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है फिल करने माइनस जहां से इलेक्ट्रॉन गया है, तो EL माइनस EK। ठीक है, क्योंकि L शेल और K शेल था तो उन्हीं का डिफरेंस आएगा। आप जरा सोचे K बीटा एक्सरेज क्या होगी। तो K बीटा एक्सरेज में K क्या बता रहा है कि आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कहां से किया, K से किया। बीटा क्या बता रहा है, बीटा ये बता रहा है कि उसको फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन उसके साथ वाले ऑर्बिट्स यानी L से नहीं आया, बल्कि उसको छोड़कर उससे ऊपर वाले ऑर्बिट्स यानी M में से आया। तो ये हमारे पास K बीटा हो जाएगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम K शेल प्रोड्यूसेस अ वैकेंसी इन K शेल इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम M शेल, यानी साथ वाला तो L था, ठीक है, तो बजाय वो साथ वाले से आता वो M से आ रहा है, तो जब वो M से आकर K में जंप करेगा तो इसे कहते हैं K बीटा। टू ऑक्यूपाई द होल द एमिटेड एक्सरे इज कॉल्ड K बीटा एक्सरे। और उसमें HF K बीटा किसके बराबर होगा, डिफरेंस ऑफ एनर्जीज बिटवीन द ऑर्बिट्स। तो एक K है, दूसरा ऑर्बिट L नहीं है बल्कि M है, तो डिफरेंस कितना होगा EM माइनस EK। तो स्टूडेंट्स ये वो K अल्फा और K बीटा है जो आपको असल में यहां पर नजर आ रही है। इसी तरह L अल्फा और L बीटा भी हो सकता है। अब आप खुद सोचिए L अल्फा क्या होगा। L क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा L से। अल्फा क्या बता रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन L से रिमूव होगा तो बिल्कुल साथ वाले से इलेक्ट्रॉन आएगा फिल करने। तो L से रिमूव हुआ तो साथ वाला इलेक्ट्रॉन फिल करेगा, तो M से इलेक्ट्रॉन आएगा फिल करने। L बीटा क्या होगा, L बीटा का मतलब L और बीटा। L का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव हुआ, L से रिमूव हुआ। बीटा का क्या मतलब है कि साथ वाले से इलेक्ट्रॉन नहीं आया फिल करने, एक छोड़कर आया। तो अगर इसमें वैकेंसी क्रिएट हुई तो यहां से नहीं आया बल्कि यहां N से आएगा, तो फिर हमारे पास यहां से अगर फिल करेगा आकर तो फिर हमारे पास जो एक्सरे है वो L बीटा कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स अब आपको समझ लगे ये पीक्स यहां पर क्यों आ रही है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं उनकी वजह इनर शेल ट्रांजिशन है। लेकिन ये पीक्स तो हमारे पास जस्टिफाई होगी, ये कौन सी एक्सरेज है, ये क्यों आ रही है, इनको अब हम देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। तो अब हम देखेंगे ये जो कॉन्टिन्यूस एक्सरेज है इनका ओरिजिन क्या है। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले चंद एक बातें हम देख लेते हैं कॉन्टिन्यूस एक्सरेज के बारे में। ये कौन सी एक्सरेज होती है, एक्सरेज एमिटेड इन ऑल डायरेक्शन विद अ कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी अगर आप यहां पर गौर से देखें तो हमारे पास इनकी तो स्पेसिफिक वेवलेंथ थी ना, लेकिन यहां से लेकर यहां तक सारी की सारी वेवलेंथ जो है यानी वो कॉन्टिन्यूस जो वेवलेंथ है वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस एक्सरेज कहलाती है। तो कॉन्टिन्यूस एक्सरेज जो है वो कोई स्पेसिफिक चंद एक वेवलेंथ नहीं होती बल्कि वो एक खास रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज या रेंज ऑफ वेवलेंथ आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूस एक्सरेज। उसके बाद वो कहता है द स्पेक्ट्रम मेड बाय देम इज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। अगर आप थोड़ी देर के लिए इन पीक्स को भूल जाएं तो फिर आपके पास ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बन जाएगा जिसमें कहीं पर कोई पीक नहीं होगी, ठीक है, कोई गैप नहीं होगा। तो इसे हम कहते हैं कि इसका जो स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारे पास दूसरी रेडिएशन थी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो हम लोगों ने पहले पढ़ी, उनकी वजह क्या है, वो तो इनर शेल ट्रांजिशंस की वजह से आ रही है, लेकिन ये किस वजह से आती है, तो इनकी प्रोडक्शन की रीजन है ब्रेमस्ट्रोलन या ब्रेकिंग रेडिएशन। तो दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एन इफेक्ट नोन एज ब्रेमस्ट्रोलन और ब्रेकिंग रेडिएशन। अब ये क्या होता है, ये इसको जरा समझते हैं। ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो हम लोगों ने भेजा था, पहले तो हमने देखा कि ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इनर शेल ट्रांजिशन, लेकिन ये एक और काम भी कर सकते हैं। और वो क्या, जब ये न्यूक्लियस के बहुत करीब से गुजरेगा तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको अपनी तरफ खींचेगी, जिसकी वजह से ये डी एक्सेलरेट होगा, इसकी स्पीड कम होगी। ये बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब चार्ज डी एक्सेलरेट हो तो चार्ज के डी एक्सेलरेट होने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती है। वो जितना तेजी से डी एक्सेलरेट हो, डी एक्सेलरेशन रेट जितना हाई हो, उतना हमारे पास जो रेडिएशन एमिट होंगी वो हाई फ्रीक्वेंसी की होंगी। तो यहां पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब से गुजरा है तो यहां पर जो एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन है, वो बहुत स्ट्रांग होगा, इतना स्ट्रांग होगा कि जो हमारे पास उसके डी एक्सेलरेशन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होंगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास एक्स-रेज रीजन में फॉल करेंगी, इतनी ज्यादा एनर्जी होगी। तो ये देखिए, व्हेन अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड द टारगेट दे आर सडनली स्लोड डाउन, अचानक से वो स्लो होंगे, क्यों, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टारगेट। ठीक है,
इस वजह से these impacting electrons emit radiations as they are deaccelerated by the target। ठीक है जी, क्योंकि वो डीएक्सेलेरेट हुआ तो वो क्या करेंगे, रेडिएशन एमिट करेंगे। ये हम लोगों ने सिंपल लॉ पढ़ा हुआ है कि जब भी हमारे पास चार्ज जो है वो डीएक्सेलेरेट होता है तो रेडिएशंस एमिट होती हैं। ठीक है, सिंस द डीएक्सेलेरेशन या रेट ऑफ डीएक्सेलेरेशन इज सो लार्ज, क्योंकि बहुत ज्यादा डीएक्सेलेरेशन हो रहा है, दैट सम इलेक्ट्रॉन्स लूज ऑल किनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट कोलिजन। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो डीएक्सेलेरेशन के नतीजे में पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो लूज कर देंगे। ठीक है, द होल किनेटिक एनर्जी अपीयर एज एक्सरे फोटॉन्स ऑफ एनर्जी। उसकी सारी की सारी किनेटिक एनर्जी जो उसके पास थी अचानक से वो रुक जाएगा ना, तो सारी की सारी किनेटिक एनर्जी जो है वो एक्सरे फोटॉन बनकर आ जाएगी। तो वो जो फोटॉन है उसकी एनर्जी या फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, तो एनर्जी को एचएफ कहते हैं। लेकिन वो फोटॉन क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी का होगा या मैक्सिमम एनर्जी का होगा तो एचएफ के साथ एफ मैक्सिमम कह रहे हैं। और फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो उसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी। तो अगर मैं वेवलेंथ में शो करूं, द वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम कॉरेस्पॉन्ड्स टू फ्रीक्वेंसी एफ मैक्सिमम, तो वो फोटॉन जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी उसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी। ये अगर आप गौर से देखें ग्राफ, इस ग्राफ में ये लैम्डा मिनिमम नजर आ रहा है, ये असल में वो कॉन्टिन्यूअस एक्सरे है जो उस इलेक्ट्रॉन के डीएक्सेलेरेट होने के नतीजे में बनी है, जो कि पूरी की पूरी किनेटिक एनर्जी को एक साथ लूज कर गया था। इतना स्ट्रॉन्ग डीएक्सेलरेशन था। लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे तो नहीं होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत करीब होंगे तो कुछ बहुत दूर भी होंगे। जो दूर होंगे उन पर डीएक्सेलरेशन उतना ज्यादा तो नहीं होगा उनमें प्रोड्यूस, क्योंकि अट्रैक्शन की फोर्स इतनी ज्यादा नहीं है। तो उससे क्या होगा, जो थोड़ा सा दूर होगा उसकी कोई और एनर्जी एमिट होगी, फिर जो थोड़ा सा और दूर होगा क्योंकि उसका डीएक्सेलरेशन का रेट और है तो और एनर्जी एमिट होगी। तो हमारे पास डिफरेंट एनर्जी जो है वो एमिट होना शुरू हो जाएंगी। यही वजह है कि आपके पास ग्राफ के ऊपर ये और फिर थोड़ा सा आगे वाली वेवलेंथ ये भी मिल रही है, ये भी मिल रही है, ये भी मिल रही है। उसकी वजह क्या, बहुत से इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और हर इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट डिस्टेंस पर है न्यूक्लियस से। हर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, तो हर एक का डिफरेंट डीएक्सेलरेशन रेट होगा, और डीएक्सेलरेशन रेट जब डिफरेंट होगा तो सब डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज एक्सरेज में एमिट करेंगे। इस वजह से हमारे पास यहाँ पर चंद एक एक्सरेज नहीं आएंगी, बल्कि बेतहाशा एक्सरेज आएंगी डिफरेंट वेवलेंथ्स की, इसलिए उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज। तो ये सारी आपको जो नजर आ रही है ये बेसिकली कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज है। ठीक है, ये बात मैंने लिखी है। अदर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट लूज ऑल देयर एनर्जी इन देयर फर्स्ट कोलिजन। बाकी सारे पहले फर्स्ट कोलिजन में सारी एनर्जी लूज नहीं करेंगे। दे में सफर अ नंबर ऑफ कोलिजन, बल्कि वो बार बार टकराएंगे बिफोर कमिंग टू रेस्ट पर होने से पहले। दिस विल गिव राइज द फोटॉन्स ऑफ स्मॉलर एनर्जी। इससे हमारे पास कम एनर्जी वाले फोटॉन्स भी बनेंगे, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमें मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया होगा कि कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज की वजह क्या है और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की वजह क्या है। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह।